In secondary English, today we are going to discuss another chapter. This is unit number 4 on page number 92. तो secondary English के न्यू बुक में पेज नंबर 92 पर हमारे पास एक न्यू चैप्टर है. दिस इज़ यूनिट नंबर 4.1 और चैप्टर नंबर 4, इकारस एंड डेडलस. द नेम ऑफ चैप्टर, द टाइटल ऑफ चैप्टर इज़ इकारस एंड डेडलस. तो इकारस एंड डेडलस, इट इज़ द नेम ऑफ टू पर्सन. दो लोगों के नाम हैं. एक है, दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, इकारस और डेडलस. इकारस इज़ द सन एंड डेडलस इज़ द फादर. से बोथ आर सन एंड फादर. ठीक है, बाप और बेटे का नाम है. बाप का नाम है डेडलस और बेटे का नाम है इकारस. दीज आर द टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी जो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी इंग्लिश के अंदर. एंड हु आर द टू पर्सनस, ये जो नाम है इकारस और डेडलस, ये दो कौन लोग हैं? दे आर द कैरेक्टर्स इन ग्रीक मैथोलॉजी. ये ग्रीक मैथोलॉजी में कैरेक्टर्स हैं. यूनानी देवमालाई दास्तानों के कैरेक्टर्स हैं, उनके किरदार हैं. ग्रीक्स कौन है बेटा? ग्रीक्स या यूनानी जिनको हम कह सकते हैं, एक बहुत कदीम तहज़ीब, एक बहुत पुराने वक्तों में. ग्रीस तो आज भी कंट्री है, लेकिन अब की जो ग्रीस हैं उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और उनके अंदर एक दास्तानें उनके अंदर राइज हैं जिसको मैथोलॉजी कहा जाता है, जिसका हकीकत की दुनिया से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो ज़्यादातर फिक्शंस होते हैं, स्टोरीज़ होते हैं जिनको मैथोलॉजी कहा जाता है या मिथ कहा जाता है या दास्तान कहा जाता है. तो बहुत सारी दास्तानें दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में लिखी गई हैं, जिसमें से ग्रीस में या यूनान में जो दास्तानें लिखी गई उनको ग्रीक मैथोलॉजी या यूनानी देवमालाई दास्तानें कहा जाता है. तो बहुत सारी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज़ आर देयर. हज़ारों लाखों कहानियाँ लिखी गई ग्रीक्स की हिस्ट्री पर. छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई, जिनमें से एक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इकारस एंड डेडलस. सो दीज आर द टू कैरेक्टर्स इन ग्रीक मैथोलॉजी. यूनानी देवमालाई दास्तान के अंदर ये दो किरदार हैं. एंड दीज आर नॉट द रियल कैरेक्टर्स बट द फिक्शनल कैरेक्टर्स. ये अफसानवी दास्तानें हैं, फ़र्ज़ी दास्तानें हैं, फ़र्ज़ी किरदार हैं जिनका हकीकत की दुनिया से ना पहले कोई ताल्लुक़ था ना आज कोई ताल्लुक़ है. ठीक है, तो ये इस न्यू बुक के अंदर जो अभी पब्लिश हुई है उसके अंदर सेकेंडरी की ऐड किया गया है चैप्टर. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. राइटर कौन है, इसको लिखने वाले कौन है? लिखने वाली एक खातून है, एक फ़ीमेल राइटर है जिनका नाम है जोसेफिन प्रिस्टन पीबडी. तो जोसेफिन प्रिस्टन पीबडी वॉज एन अमेरिकन ऑथर. एक अमेरिकी मुसन्निफ़ा थी, एक फ़ीमेल राइटर हैं, ये ऑथर थी जिन्होंने उसको लिखा. जोसेफिन प्रिस्टन पीबडी जो उसको लिखने वाली हैं, जिसकी राइटर हैं. मैसेज क्या है या थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस चैप्टर का कि डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस, कि नज़्म ज़ब्त जो है वो कामयाबी की चाबी है या कामयाबी की कुंजी है. अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आता है तो फिर उससे आपको सक्सेस मिलती है और आपको कामयाबी मिलती है. दिस इज़ द थीम, दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया. ये वो बैकग्राउंड है, ये वो मैसेज है जिस पर इस स्टोरी को बनाया गया है. ठीक है, हर कहानी, हर नज़म का एक मकसद, एक मैसेज, एक पैगाम होता है जिस पर उसको लिखा जाता है. ठीक है, तो उसका भी एक मैसेज है. तो स्टोरी तो स्टार्ट करते हैं हम पेज नंबर 92 से, देखते हैं. फिर स्टोरी के अंदर जो डिटेल्स आएंगे उनके वाले से बात करेंगे. तो पेज 92 पर है, अमंग ऑल दोज मॉर्टल्स हु ग्रीव सो वाइज दैट दे लर्न द सीक्रेट्स ऑफ द गॉड्स नॉन वॉज मोर कनिंग दैन डेडलस. तमाम मॉर्टल्स के बीच जो इतने अक्लमंद हुए कि उन्होंने खुदाओं के राज को जान लिया, उनमें से कोई भी डेडलस से ज़्यादा मक्कार, उससे ज़्यादा कोई चालाक नहीं था. देखो बेटा, ज़्यूस ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर, जब हम ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर बात करते हैं तो उसमें दो तरह के लोग हुआ करते थे या दो तरह के एंटिटीज़ हुआ करती थी ग्रीक्स में. कुछ तो गॉड्स हुआ करते थे इनके, जिनके पास सुपर नेचुरल ताकतें हुआ करती थी, जिनके पास एक एक्स्ट्रा कुव्वतें हुआ करती थी, जैसे ज़्यूस देवता इनके बहुत सारे हुआ करते थे, जिनके पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी या माफूकुल फितरत किस्म की कोई बहुत जो है वो एक एबिलिटी या एक खसूसियत इनके अंदर हुआ करती, जिनको गॉड्स कहा जाता था, खुदा कहा जाता था इनको. गॉड्स तो बहुत सारे होते थे, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में खुदा इनके थे ग्रीक्स के. और कुछ उनके हुआ करते थे, कुछ के कहते थे मॉर्टल्स. मॉर्टल्स मतलब गॉड्स जो थे, जाहिर सी बात है गॉड्स जो थे वो इमॉर्टल्स थे. वो इमॉर्टल्स, उनको मौत नहीं आती थी, वो मरते नहीं थे, खुदाओं को मौत नहीं आती. लेकिन जो इंसान थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, ह्यूमन्स जो थे, इंसानों को ये मॉर्टल्स कहा करते थे. मॉर्टल्स मतलब फ़ानी, वो जिसको मौत आ जाए, वो जो मर जाए. तो मॉर्टल्स जो थे वो जाहिर सी बात है वो गॉड्स के लिहाज से सोशल स्केल के अंदर नीचे मौजूद थे.
और बहुत सारी चीज़ों की मॉर्टल्स को इजाज़त नहीं थी। कुछ चीज़ों की इजाज़त मिसाल के तौर पे जैसे आग का इस्तेमाल, फायर का इस्तेमाल, वो सिर्फ गॉड कर सकता था, एक आम इंसान को फायर का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन कुछ मॉर्टल्स ऐसे आए जिन्होंने खुदाओं के राज को जान लिया। जैसे अगर आपने प्रोमीथियस की कहानी सुनी है तो प्रोमीथियस वॉज अ ग्रीक कैरेक्टर जिसने फर्स्ट टाइम फायर का इस्तेमाल सीख लिया, फिर उसको ज़्यूस देवता ने सज़ा दी। एक अलग स्टोरी है जिस पर बात नहीं करेंगे आज। तो ऐसे कई मॉर्टल्स थे जिन्होंने खुदाओं के राज को जाना। तो तमाम मॉर्टल्स में जिन्होंने खुदाओं के राज को जान लिया उनमें सबसे चालाक डेडलस था, जिसकी कहानी जो बाप था डेडलस। He once built for King Minos of Crete a wonderful labyrinth of winding ways, so cunningly tangled up and twisted down that once inside you could never find your way out again without a magic clue. वो इतना चालाक था कि उसने एक दफ़ा बनाया था क्रेट के किंग मिनोस के लिए एक शानदार भूल भुलैया, जिसमें ऐसे घूमते हुए रास्ते थे और ऐसे चालाकी के साथ उलझे हुए पेचीदा रास्ते थे कि एक बार अगर आप अंदर चले जाते तो आप वापस नहीं निकल पाते जब तक आपके पास कोई जादू मंत्र नहीं होता, जब तक आपको जादू नहीं करते तब तक आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। मीन्स वो इतना एक बड़ा आर्किटेक्ट था, समझ जाओ। ये जो डेडलस था, ये डेडलस कौन था? ही वॉज एन आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट था, मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह बनाया करता था। अब इतना ज़्यादा चालाक थे कि एक बार उसने क्या किया कि उसने एक बार एक ऐसा भूल भुलैया, एक ऐसा मेज़, लेबरिंथ जिसको कह रहे हैं, एक ऐसा लेबरिंथ बनाया जो इतना ज़्यादा पेचीदा और कॉम्प्लेक्स था कि एक बार अगर आप उसके अंदर चले तो बाहर निकलने का रास्ता ना मिले जब तक आप जादू की तरकीब या कोई जादू का मंत्र आप जब तक ना पढ़ें। तो वो इस तरह का एक था। और उसने ये किसके लिए बनाया था कि क्रेट एक और ग्रीस के साथ ही एक और इलाका है, ग्रीस का एक इलाका था जिसको क्रेट कहा करते थे। क्रेट जो था बेटा एक आइलैंड था, एक जजीरा था, आज भी है क्रेट का जजीरा। और इस पर क्रेट के अंदर एक बादशाह हुकूमत किया करता था उस ज़माने में, किंग मिनोस उसको कहा करते थे। तो किंग मिनोस के लिए उसने वो लेबरिंथ बनाया था, तो बहुत ही चालाकी के साथ, जिसमें बाहर निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता था। बट द किंग्स फेवर वीड विद द विंड एंड वन डे ही हैड हिज मास्टर आर्किटेक्ट इम्प्रिजन इन अ टावर। लेकिन जो बादशाह का फेवर या बादशाह के एहसान ने रास्ता बदला। अच्छा, शुरू में क्या था कि जो किंग मिनोस था वो बादशाह के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब किंग मिनोस जो था वो डेडलस के साथ बहुत रहमदिली दिखाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बादशाह के फेवर, उसके एहसान ने रास्ता बदल लिया विद द विंड, हवा के साथ। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने मास्टर आर्किटेक्ट, सबसे बड़े आर्किटेक्ट डेडलस को इम्प्रिजन इन अ टावर, क्रेट के जजीरे में एक टावर के अंदर कैद कर दिया। मतलब उसका जहन बदल गया और उसने किंग मिनोस ने इसको कैद कर दिया। कैद की वजह नहीं बताई कि क्यों कैद किया, बस किसी वजह से उसने कैद कर दिया। डेडलस मैनेज टू एस्केप फ्रॉम हिज सेल बट ही सीम्ड इम्पॉसिबल टू लीव द आइलैंड। अच्छा, डेडलस किसी तरह से उस कैद से तो बाहर निकल गया, जिस कोठरी में, जिस कैद खाने में, जिस जेल में रखा था डेडलस को किंग मिनोस ने, वहाँ से तो वो बाहर निकल गया अपनी चालाकी से। लेकिन उसको ये नामुमकिन लगा कि वो किसी तरह से आइलैंड या जजीरे से बाहर जा सके, चूँकि जो क्रेट एक जजीरा था, जजीरे से बाहर जाना उसको नामुमकिन लगता था। सिंस एवरी शिप दैट कम और वेंच वॉज वेल गार्डेड बाय ऑर्डर ऑफ द किंग। चूँकि जो कश्ती वहाँ पर आती थी या वहाँ से जाती थी वो बादशाह के हुक्म से उस पर पूरी तरह से निगरानी की जाती थी, तो वो किसी भी कश्ती पर बैठकर वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता उस जजीरे से। At length, watching the seagulls in the air, the only creatures that were sure of liberty, he thought of a plan for himself and for his young son Icarus, who was captive with him. लंबे अरसे तक वो उस जजीरे में ही रहा और वो हवा में मौजूद बुगले, सीगल्स मतलब बुगला एक परिंदा होता है वाइट कलर का, तो वो हवा में बुगलों को देखता रहता जो आज़ादी के साथ, लिबर्टी मतलब आज़ादी के साथ हवा में उड़ते रहते थे। तो उनको देखकर, उन बुगलों को देखकर डेडलस को एक प्लान, एक मंसूबा, एक तरकीब आई अपने लिए और अपने छोटे बेटे इकारस के लिए, जो उसी के साथ कैद में था। तो किंग मिनोस ने डेडलस के साथ उसके बेटे जो इकारस, उसको भी कैद में डाला हुआ था। तो उस दोनों को कैद से बाहर निकलने के लिए उसके पास एक तरकीब आई। लिटिल बाय लिटिल ही गैदर्ड अ स्टोर ऑफ फेदर्स ग्रेट एंड स्मॉल। थोड़ा थोड़ा करके उसने क्या किया, जो वो बुगले के पर थे, जब वो उड़ते थे तो पर भी गिरते थे, उनके पर झड़ते थे, तो बुगले के परों को उसने थोड़ा थोड़ा करके उसने जमा करना शुरू कर दिया, बड़े छोटे हर तरह के पर। ही फास्टेंड दीज टुगेदर विथ थ्रेड, मोल्डेड देम इन विथ वैक्स एंड सो फैशन टू ग्रेट विंग्स लाइक दोज ऑफ अ बर्ड। उसने इन सब को बांध दिया, सारे परों को उसने बांध दिया धागे के साथ और इन सबको जोड़ दिया आपस में वैक्स, मोम के साथ, इस तरीके से कि वो दो परिंदे के दो बड़े बड़े पर लगने लगे। मतलब उसने परों को जोड़कर, बहुत सारे परों को जोड़कर, हज़ारों की तादाद में परों को जोड़कर एक बड़े से दो पर उसने बना दिए। When they were done, Daedalus fitted them to his own shoulders
and after 1 or 2 efforts he found that by waving his arms he could minnow the air and cleave it as a swimmer does the sea. अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये काम मुकम्मल कर लिया तो डेडलस ने उन परों को फिट कर लिया। डेडलस ने उन परों को फिट कर लिया अपने खुद के शोल्डर्स में, अपने खुद के कांधों में, और तो ये थोड़ी देर एफर्ट के बाद, 1 या 2 कोशिशों के बाद उसने पाया कि अब वो अपने, जब वो हिलाता है अपने बाजुओं को, जब अपने बाजुओं को हिलाता है तो उससे वो हवा को चीर सकता है और हवा को काट सकता है, जैसे एक स्विमर से मरा, जैसे कि एक तैराक जो होता है पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा होता है, इस तरह से हवा में वो आगे बढ़ सकता है। He held himself aloft, wavered his this way and that with the wind, and at last like a great fledgling he learned to fly. उसने खुद को बुलंदी पर रखा, बुलंदी पर गया और वो इधर और उधर उसने हवा में डगमगाया वो, और आखिरकार एक छोटे से परिंदे की तरह से उसने उड़ना सीख लिया उन परों की मदद से। मतलब उन परों की मदद से उसने उड़ना सीख लिया डेडलस ने, ताकि वो उड़कर जो है वो वहाँ से निकल जाए परिंदे की तरह, जैसे लाइक अ बर्ड। Without delay, he fell to work on a pair of wings for the boy Icarus and taught him carefully how to use them, bidding him beware of rash adventures among the stars. बिना किसी ताख़ीर के उसने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। एक और पेयर ऑफ विंग्स, एक और परों का जोड़ा बनाने लग गया वो अपने लड़के, अपने बेटे इकारस के लिए, और उसे सिखाया कि किस तरह से उन परों को इस्तेमाल करना है। और उसे भी बताया कि वो बेहंगम किस्म के रैश एडवेंचर्स, बेहंगम किस्म के एडवेंचर से, मुहिम से दूर रहे। मतलब ऐसा नहीं कि वो परों को पाने के बाद और परों से उड़ने के बाद कहीं पर भी उड़कर चला जाए या वो बेहंगम किस्म के एडवेंचर्स करे। तो उसको बताया कि भाई इन परों को इस्तेमाल करते हुए डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अपने छोटे बेटे को उसने ये बताया। रिमेंबर सेड द फादर, उसके बाप ने कहा बेटे से याद रखो, नेवर टू फ्लाई वेरी लो और वेरी हाई, फॉर द फॉक्स अबाउट द अर्थ वुड वे यू डाउन, बट द ब्लेस ऑफ द सन विल श्योरली मेल्ट योर फेदर्स अपार्ट इफ़ यू गो टू नियर। कहते हैं ना ही बहुत नीचे परवास करना और ना ही बहुत ऊंची परवास करना जब तुम्हें पर मिल जाए, क्योंकि जब तुम बहुत नीचे परवास करोगे तो ज़मीन में मौजूद जो धुंध है वो तुम्हें नीचे की तरफ खींचेगी, और अगर तुम बहुत ऊंचा परवास करोगे तो सूरज की रोशनी, सूरज का जो शोला है वो तुम्हारे पलों को पिघला देगा। जब तुम बहुत करीब जाओगे या बहुत ऊंचा उड़ोगे तो सूरज की गर्मी तुम्हारे परों को पिघला देगी। तो ना बहुत नीचे उड़ना है ना बहुत ऊपर जाना है, बल्कि दरमियाना एक लेवल पर आपको उड़ना है। बाप ने बेटे को नसीहत की है। फॉर इकारस दीज कॉशंस वेंट इन वन ईयर एंड आउट बाय अदर। इकारस ने क्या किया, उन कॉशंस, उन एहतियाती बातों को सुनकर एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। बेटे ने उस एक कान से अपने बाप को सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, दोनों कानों का बराबर इस्तेमाल किया उसने। हु कुड रिमेंबर टू बी केयरफुल व्हेन ही वॉज टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन याद रख सकता था कि भाई बहुत मोहतात होना है जब किसी को पहली बार उड़ने का मौका मिले। मतलब पहली बार एक लड़के को उड़ने का मौका मिलेगा तो वो कौन सा मोहतात रहेगा, कौन सा वो केयरफुल रहेगा। आर बर्ड्स केयरफुल, वो सोचता है कि क्या परिंदे मोहतात होते हैं हवा में उड़ते हुए। नॉट दे, नहीं वो तो नहीं होते। एंड नॉट एन आइडिया रिमेंड इन द बॉयज़ हेड बट द वन जॉय ऑफ एस्केप। और कोई भी बाप की कोई भी बात जो है वो बेटे के जहन में या लड़के के जहन में नहीं रही, बट द वन जॉय ऑफ एस्केप। एक ही बात उसके जहन में थी कि किस तरह से वो यहाँ से फ़रार हो जाएगा, और फ़रार होने का जो उसको मज़ा आएगा यहाँ से, बस वो चीज़ उसके जहन में कहीं ना कहीं घूम रही थी। किसी तरह से वो इस कैद खाने से या इस जजीरे से, क्रेट के जजीरे से बाहर निकल जाएगा उड़ते हुए। द डे केम एंड द फेयर विंड दैट वॉज टू सेट देम फ्री। आखिरकार वो दिन आ गया और एक ठीक ठाक हवा चल रही थी जिससे वो उड़कर वहाँ से भाग सकते थे, जो उनको आज़ाद कर सकता था। द फादर बर्ड पुट ऑन हिज विंग्स एंड वाइल द लाइट अर्ज्ड देम टू बी गॉन ही वेटेड टू सी दैट ऑल वॉज वेल विद इकारस, फॉर द टू कुड नॉट फ्लाई हैंड इन हैंड। सबसे पहले बाप ने, डेडलस ने क्या किया, फादर ने क्या किया, परों को जो है वो पहन लिया, परों को अपने शोल्डर्स के साथ लगा लिया, और उसने इंतज़ार किया अपने बेटे का कि सब कुछ इकारस के साथ ठीक है। इकारस जो है कि फॉर द टू कुड नॉट फ्लाई हैंड इन हैंड, चूँकि दोनों एक साथ नहीं उड़ सकते थे। जाहिर सी बात है, चूँकि स्पीड के लिहाज से होगा, कौन पर तेज़ी से चला रहा है, कौन पर हल्का चला रहा है। तो उसने देखा कि बेटे के साथ भी सारी चीज़ें ठीक है, उसके पर ठीक तरह से फिट हो गया, उसके शोल्डर्स के साथ वो उड़ सकता है। अब दे रोज द बॉय आफ्टर हिज फादर। अचानक से फिर क्या हुआ कि वो उछले या फिर उन्होंने जंप लगाई उड़ने के लिए। तो पहले द बॉय आफ्टर हिज फादर, पहले बाप उड़ा, उसके बाद बेटा उड़ा। द हेटफुल ग्राउंड ऑफ क्रेट सैंक बीनीथ देम। और जो नफरत करने वाली ज़मीन, वो ज़मीन जिसको नफरत थी इनसे, जिससे उनको नफरत थी, क्रेट की सरजमीन, उन्होंने उसको नीचे छोड़ दिया और वो से ऊपर उड़ गए। मतलब पाँव उनके अब ज़मीन पे नहीं थे, पाँव अब हवा में थे उनके।
And the country folk who caught a glimpse of them when they were high above the treetops took it for a vision of the gods Apollo, perhaps with Cupid after him. और कंट्री फॉक और वहाँ के मौजूद लोग, वहाँ जो मौजूद लोग थे, जिन्होंने एक नज़ारा देखा, एक झलक देखी उनकी, जब वो दरख्तों के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, तो उनको लगा जैसे कि आम लोगों को लगा जैसे फॉर अ विजन ऑफ द गॉड्स, कि जैसे खुदाओं का मंजर या खुदाओं का मंजर वो देख रहे हैं, क्योंकि गॉड्स के अंदर उड़ने की एबिलिटी थी। ग्रीक्स के अंदर कुछ ऐसे गॉड्स हैं जो उड़ भी सकते थे। उनको लगा जैसे गॉड्स उड़ते हुए जा रहे हैं, उनको ऐसा लगा लोगों को। अब कौन से गॉड्स कह रहे हैं? अपोलो परहैप्स विद क्यूपिड आफ्टर हिम। उनको लगा जैसे कि जो ये अपोलो उड़ते हुए जा रहा है और अपोलो के पीछे पीछे जो क्यूपिड जा रहा है। अपोलो जो है वो कह रहे हैं डेडलस को, और क्यूपिड कह रही है हमारे पास दैट इज इकारस। अब ये दोनों बेटा कौन है? अपोलो और क्यूपिड, दे आर एक्चुअली द गॉड्स ऑफ ग्रीस। क्यूपिड और ये दैट इज अपोलो, ये दोनों गॉड्स थे। अपोलो वॉज द सन ऑफ ज़्यूस जो सुप्रीम गॉड था, सबसे बड़ा देवता जिसको हम कहते हैं यूनानियों का, उसका बेटा था अपोलो। तो अपोलो के नाम से ही आपको पता है कि वो फिर मिशंस भी हम गए थे चांद पर। अपोलो 11 अगर आपने कभी पढ़ा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिस रॉकेट पर बैठ के या जिस फ्लाइंग शिप पर बैठकर जब वो गए थे मून में, था वो अपोलो 11 उसका नाम था। अपोलो जो है ना, अपोलो को जो वर्ड है वो असल में ग्रीक गॉड का वर्ड है, एक यूनानी खुदा था जिसका नाम था अपोलो। और क्यूपिड भी ऐसे ही था। क्यूपिड भी एक जो है वो एक गॉड कह सकते हैं उसके पास था। क्यूपिड की अक्सर पिक्चर्स वगैरह भी होती हैं, एक छोटे से बच्चे की तरह उसको दिखाते हैं जिसके विंग्स लगे होते हैं, जो उड़ता है, और उसके हाथ में एक तीर होता है, एंड द एरो ऑफ लव जिसको कहते हैं, तो वो उसके हाथ में होता है, क्यूपिड जिसको कहते हैं। तो क्यूपिड भी एक गॉड ऑफ ग्रीक, मतलब ग्रीक एक फिक्शनल कैरेक्टर है, अपोलो और क्यूपिड दोनों, ठीक है। अच्छा, अपोलो के अंदर भी उड़ने की सलाहियत थी, तभी जो रॉकेट का नाम था वो अपोलो रखा गया, अपोलो 11, जिस पर चांद को सर किया गया। तो अपोलो के अंदर भी उड़ने की सलाहियत थी। तो अपोलो परहैप्स विद क्यूपिड आफ्टर हिम, तो लोगों को ऐसा लगा जैसे अपोलो उड़ते उड़ते जा रहा है और उसके पीछे पीछे क्यूपिड उड़ रहा है। लेकिन वो गॉड्स नहीं थे, वो तो मॉर्टल्स थे जिन्होंने अपने मददात के तहत जो है वो सी गर्ल्स या जो बुगलों के परों की मदद से पर दो बनाए थे, वो उड़ते हुए गए। एट फर्स्ट देयर वॉज अ टेरर इन द जॉय, सबसे पहले तो उनकी खुशी में एक दहशत मौजूद थी, उनकी खुशी में एक दहशत थी, एक टेरर था। द वाइड वैकेंसी ऑफ द एयर डेज देम, जो खालीपन देखा उन्होंने हवा का, मतलब जब उड़ रहे थे तो आसपास कुछ नहीं था, हर तरफ खाली खाली था, उससे वो हैरान रह गए। डेज देम, उससे उनको वो चौंक गए देख कर कि कितना आसमान कितना खाली है। अ ग्लैंस डाउनवर्ड मेड देम ब्रेइंग्स रील, और जब एक नजर उन्होंने नीचे की तरफ देखा, ज़मीन की तरफ, तो उनका दिमाग चकरा गया। जाहिर सी बात, इतने ऊंचे वो उड़े कि नीचे जब देखे तो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे थे वो, तो उनको जब वो नीचे देखते थे तो उनका दिमाग चकरा जाता था। खुशी भी थी कि घर निकल रहे, भाग रहे हैं यहाँ से कैद खाने से, और एक दहशत भी थी कि कितने ऊंचाई पे जा रहे हैं। बट व्हेन अ ग्रेट विंड फिल्ड देयर विंग्स एंड इकारस फेल्ट हिमसेल्फ सस्टेन्ड लाइक अ हेलिकॉन बर्ड in the hollow of a wave, like a child uplifted by his mother, he forget everything in the world but joy. लेकिन जब उनके परों में हवा भर गई और इकारस को महसूस हुआ कि अब उसका तवाज़ुन बरकरार हो चुका है, अब वो सस्टेन हो चुका है और अब वो एक तरह से बैलेंस बरकरार रख सकता है अपना हवा में, तो उसको ऐसा लगा जैसे कि वो बिल्कुल ही सकून में आ चुका है। लाइक अ चाइल्ड अपलिफ्टेड बाय हिज मदर, उसको ऐसा लगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, उसी तरह से वो हवा में मौजूद है, बिल्कुल सकून में और बिल्कुल बैलेंस में। वो सब कुछ भूल गया दुनिया में सवाए खुशी के, अब उसके दिल में सिर्फ खुशी भर गई, अब वो मज़े से उड़ रहा था हवा में। ही फॉरगॉट क्रेट एंड अदर आइलैंड्स दैट ही हैड पास्ड ओवर, वो भूल गया क्रेट को, उस जजीरे को जहाँ से वो निकला, और बाकी तमाम जजीरों को जिसको वो पार कर चुका था उड़ते हुए। ही सॉ बट वागली दैट विंग थिंग इन द डिस्टेंस बिफोर हिम दैट वाज हिज फादर डेटलस, वो गैर वाज़ेह तरह से ब्लर सा धुंधला सा देख रहा था वो कि एक उनको पर उड़ते हुए दिखाई दे रहा था कुछ फासले पर, जो उसके बाप डेडलस का था। मतलब उसका बाप जो है वो आगे आगे जा रहा था, तो उसकी मतलब वो काफ़ी आगे था, तो वो धुंधली सी इमेज उसको दिखाई दे रही थी अपने बाप की, और खुद भी उड़ते हुए जा रहा था। ही लॉन्ग फॉर वन ड्राफ्ट ऑफ फ्लाइट टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ हिज कैप्टिविटी, और उसने क्या किया कि उसने फिर तेज़ी से उसने अपने परों को हिलाना शुरू किया, उसने तेज़ी से परवाज़ शुरू की ताकि वो अपने कैप्टिविटी, अपने कैद में रहने की प्यास को बुझा सके। He stretched out his arms to the sky and made towards the highest heaven. अच्छा, वो सीधे जाने के बजाय क्या किया, उसने अपने बाजुओं को फैलाया आसमान की तरफ और made towards the highest heaven, और सबसे ऊंचे आसमान की तरफ परवास करना शुरू कर दिया।
अपने बाप की नसीहत को भुलाकर वो ऊंचाई से ऊंचाई पर जाना शुरू हो गया। अलास फॉर हिम, अफसोस उसके लिए। वार्मर एंड वार्मर ग्रीव द एयर, जो हरा हवा है वो गर्म से गर्म होती गई, क्योंकि जितना ऊंचाई पर हम जाते रहते हैं हवा जो है वो गर्म होती रहती है। आप जानते हैं कि ट्रोपोस्फीयर से जब स्ट्रेटोस्फीयर पे हम जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जो सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। तो जितना ऊंचाई पर जाते हैं तो उसमें हवा जो है वो गर्म होने लगती है। दोज आर्म्स दैट हैज सीम्ड टू अपहोल्ड हिम रिलैक्स्ड, वो बाजू जिसने उसे उठाया हुआ था अब वो रिलैक्स होना शुरू हो गया। हिज विंग्स वेवर्ड, उसके पर डगमगाए, ड्रूप्ड, और उसके पर नीचे आने शुरू हो गए। ही फ्लटेड हिज यंग हैंड्स वेवली, फिर वो अपने हाथों को उसने फजूल में या बिना किसी फ़ायदे के उसने फड़फड़ाया, आगे पीछे किया। ही वॉज फॉलिंग, वो गिर रहा था। एंड इन दैट टेरर ही रिमेंबर्ड, और उसी टेरर में, उसी दहशत में उसको याद आ गया कि उसके बाप ने उसे क्या नसीहत की थी। द हीट ऑफ द सन हैड मेल्टेड द वैक्स फ्रॉम हिज विंग्स, सूरज की जो हीट थी, सूरज की जो तपिश थी, उसने क्या किया, उसके विंग्स, उसके जो विंग्स थे, उसके जो पर थे, उसके मोम को उसने पिघला दिया। उसके पर में मौजूद जो मोम था, मोम की मदद से ही जो है डेडलस ने, इसके बाप ने तमाम परों को जोड़ा था। उसके तो जो इतना ऊंचाई पर जब वो गया तो उसके पर जो है वो पिघलना शुरू हो गया, उसके जो वैक्स जो है, मोम जो है वो पिघलना शुरू हो गया, जिस वैक्स की मदद से उसने परों को चिपकाया था। द फेदर्स वर फॉलिंग, और पर एक एक करके नीचे गिरना शुरू हो गए, वन बाय वन, एक एक करके, लाइक स्नोफ्लेक्स, जैसे कि बर्फ़ के गोले हों या जैसे बर्फ़ गिरती है नीचे, वैसे गिरने शुरू हो गए। एंड देयर वॉज नॉन टू हेल्प, और वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वो हवा में उड़ रहा था। ही फेल लाइक अ लीफ टॉस्ड डाउन द वाइन, डाउन डाउन विथ वन क्राई दैट ओवरटुक डेडलस फार अवे। वो गिर रहा था एक ऐसे पत्ते की तरह जो हवा में, एक ऐसा पत्ता जैसे हवा में पत्ता गिर रहा होता है, हवा के चलने से जिस तरह पत्ता नीचे गिर रहा होता है, एक पत्ते की तरह वो नीचे से नीचे जाना शुरू हो गया, और वो चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। और वो आवाज़ चिल्लाने की वो आई दूर तक, जहाँ पर उसका बाप डेडलस जा रहा था। When he returned, जब उसका बाप वापस आया, एंड साउथ हाई एंड लो फॉर द पुअर बॉय, और जो साउथ सीख की सेकंड फॉर्म है, उसने ढूंढा ऊंचाई पर जाकर और नीचाई पर जाकर उस बेचारे अपने बेटे को। He saw nothing but the bird-like feathers afloat on the water. उसने कुछ नहीं देखा, उसको कुछ नहीं मिला सवाए परिंदों जैसे पर उसको जो है वो पानी के ऊपर हर तरफ बिखरे हुए दिखाई दिए। एंड he knew that Icarus was drowned, और उसको फिर पता लग गया बाप को कि उसका बेटा जो है वो पानी में डूब चुका है, और पानी में डूबकर वो मर चुका है। द नियरेस्ट आइलैंड ही नेम्ड इकारिया इन मेमोरी ऑफ हिज चाइल्ड। अच्छा, वो उसके बाद बेटा तो जाहिर सी बात है मर गया, और बाप तो कैद से आज़ाद हो गया, बाप चला गया आगे। तो उसके जहाँ उसका बेटा मारा, उससे करीब तरीन आइलैंड का नाम उसने एक अपने बेटे के नाम पर, अपने बेटे की याद में इकारिया रख दिया। इकारिया, ICAR है ये, इकारिया, आज भी वो आइलैंड है। तो इकारिया के नाम से उसने अपने बेटे का नाम रख दिया, जहाँ उसका बेटा नीचे गिर कर मरा। बट ही इन हैवी ग्रीफ went to the temple of Apollo in Sicily and there hung up his wings and an offering. लेकिन वो अपने बहुत ज़्यादा गम में, लेकिन बाप जो था, डेडलस जो था, अपने हैवी ग्रीफ में, अपने बहुत ज़्यादा गम में, went to the temple of Apollo in Sicily, सिसिली में। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सिसिली। सिसिली जो है ना बेटा, ये इटली का शहर है, इटली का एक बड़ा शहर है, सिसिली उसको हम कहते हैं। दैट इज़ द सिटी ऑफ इटली, ठीक है, सिसिली। सिसिली में क्या था बेटा, अपोलो का टेम्पल था, जिसको हम कहते हैं टेम्पल ऑफ अपोलो। तो बाप जो है वो कहाँ गया, डेडलस सिसिली गया। तो सिसिली में वहाँ पर अपोलो का एक टेम्पल था, वहाँ वो जाता है और अपने विंग्स, अपने परों को उतार कर वहाँ लटका देता है, भीट के तौर पे, ऑफरिंग के तौर पे, मतलब देवता के नाम पर उसकी भीट चढ़ा देता है और उसको अपने पर वहाँ पर दान कर देता है, वहाँ पर ऑफर कर देता है। नेवर अगेन डिड ही अटेम्प्ट टू फ्लाई। और उसके बाद मज़ीद दोबारा वो जो डेडलस है दोबारा मज़ीद कोशिश नहीं करता उड़ने की, या दोबारा मज़ीद वो नहीं उड़ता, मतलब उसको जाहिर सी बात है उसको एक ही बार उड़ना था उस कैद खाने से या उस आइलैंड से, क्रेट के जजीरे से बाहर निकलने के लिए। लेकिन उसी में उसके बेटे जो था इकारस, उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से इकारिया उसने नाम रखा नियरेस्ट आइलैंड का, जहाँ उसके बेटे की डेथ हुई। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, चाहिए चैप्टर यहाँ पर स्टोरी थी सिंपल सी। अब इसमें जो हम मैसेज देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज, या क्या थीम हमें मिलता है, तो यही चीज़ है कि डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। नज़्म व ज़ब्त, ये जो डिसिप्लिन है ये कामयाबी की कुंजी है। तो यहाँ पर जो बेटा था उसके बारे में बताया जा रहा है कि बेटे ने डिसिप्लिन का दामन हाथ से छोड़ दिया, नज़्म व ज़ब्त बरकरार नहीं रख पाया। उसके बाप ने उसे नसीहत की कि तुम ना ज़्यादा ऊंचा उड़ना, तुम ज़्यादा नीचे उड़ना, बल्कि एक दरमियाने, जिस तरह से मैं जहाँ उड़ रहा हूँ वहाँ जाते रहना। लेकिन बेटा खुशी के आलम में, कैद से रिहाई पाने की खुशी में
क्या किया उसने, ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया और वो आसमान की तरफ उड़ा और यहाँ तक कि सूरज की गर्मी ने उसके पर में मौजूद वैक्स को पिघला दिया और वो बेचारा गिर के समंदर में मर गया। तो ये एक तरह से बताया जा रहा है कि हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए, इंसान को डिसिप्लिन में होना चाहिए, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, वरना जाहिर सी बात है कि नाकामी जो है वो आपका मुकद्दर होती है। तो मैं आगे बात सबको, दिस इज द चैप्टर नंबर 4 इन सेकेंड ईयर न्यू बुक, वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी स्टोरी, एवरीबडी कैन लर्न इट।